हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से परसेंटेज जो हमारा रेलवे एएलपी के लिए जो हमारा बैच चल रहा था, इसकी हमारे पास क्लास नंबर 22 है, 22 है और परसेंटेज का हमारे पास क्लास नंबर 4 है। ठीक है भाई, पीछे परसेंटेज की 3 क्लासेस हो चुकी हैं और रेशियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 18 क्लासेस जिसपे हुई थी। जिन्होंने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हो, चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहां से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप वहां से वो पुराने जो भी रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए हैं आप उनको देख सकते हैं। ठीक है भाई, और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, चल। तो आज हम लोग अब बात करते हैं अपनी क्लास के बारे में। इंट्रोडक्शन हमारा बहुत है, आपको दिख रहा है थंबनेल में क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन में। चलिए भाई, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में और ये हमारे पास, चलिए इसे पढ़िए। ये हमारे पास टाइप नंबर 3 है ना। हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं और इसे हम लोग अगर बोले तो हमारे पास टाइप नंबर जो है, ये टाइप नंबर हमारे पास 3 है। ठीक है भाई, चलिए इसे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना है। यदि 180 का x परसेंट x प्लस 350 से 25% कम है, बात को समझना। यानी कि हमसे क्या बोला है इन्होंने, हमसे ये बोला कि x 180 का x परसेंट, यानी जो हमारे पास 180 है इसका अगर हम x परसेंट निकालें तो ये क्या होगा, x प्लस 350 से 25% कम है। यानी अगर माने हम दोनों को 100%, एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए, अगर दोनों 100% है अपने आप पे, इसकी वैल्यू 100%, इसकी वैल्यू 100%, लेकिन इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि ये जो है ये इससे 25% कम है, इससे इससे 25% जो है हमारा ये कम है, यानी कि ये 75% है। तो हम इसका भी 100% ना करके हम इसका भी 75% ही निकाल देंगे। अब ये दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए तो परसेंटेज से हमारा ये परसेंटेज चला जाएगा, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 180x इक्वल में, इधर 75 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 75x होगा हमारे पास, 75x प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 350 इंटू 75, इसी तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। अब देखिए भाई, 180 है, 75 इधर आएगा, माइनस होगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 180 में से 75 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5x इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 350 इंटू में हमारे पास रहेगा 75। ठीक है, अब अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें, ठीक है, इधर हमारे पास 5 बचेगा, इधर हमारे पास 75 है। चलिए अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें, है ना, तो हमारे पास 5 से कितना आएगा, यहाँ पे 25 आएगा क्या, बताओ भाई। 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। बोलो भाई, इतनी बात सभी को क्लियर है, बता दो जरा, इतनी बात क्या सभी को क्लियर है, बोलो भाई, इतनी बात सभी को क्लियर है। ठीक है, चलो आ जाओ, 75 यहां से हमने माइनस किया। चलिए आइए आगे बात करें। अभी और कुछ डिवाइड होगा, नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या भाई, 180 में से 75, सॉरी यहाँ पे 180 में से घटाएंगे हम लोग, ना कि हम लोग, है ना, 180 में 75 जाएगा तो 105 बचेगा भाई, 105x बचेगा, है ना, और इधर रहेगा 75, कोई दिक्कत नहीं, है ना, हम लोग 80 में से घटा दिए थे। चलिए तो अगर हम इसको 25 से या 35 से डिवाइड कर देते हैं, 35 से ये 3 बार डिवाइड होगा, 35 से ये 10 बार डिवाइड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3 से जो है 25 बार डिवाइड हो जाएगा, 25 नहीं 75, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 250, यानी x बराबर 250 आ गया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। हमें यहाँ से क्या मिल गया, x बराबर 250 हमें यहाँ पे मिल गया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब अगर बात करें कि इतना हो गया तो हमसे क्या पूछा है, x प्लस 50 का 18%, x के 12% से कितना कम है। जो ये x निकल के आया है इससे हमें क्या बताना है कि x प्लस 50, देखिए यहां पे इन्होंने बोला है कि x प्लस का 50 जो है इसका अगर हम 18% निकालें, ठीक है, और बराबर कम बताना है हमें, दोनों का अंतर बताना है, तो आप चाहो तो अलग अलग लिख के सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप रेशियो कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। x मतलब कि जो 250 है, 250 का 12%, इन्होंने ये बोला है, कितना प्रतिशत अधिक है हमें ये बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 300
300 का हमारे पास हो जाएगा 18%। रेशियो रहेगा यहाँ पे, ये 250 है तो यहाँ पे 250 का 12%। ठीक है, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, 6 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 6 त्रिक 18 और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर हम इसको 50 से डिवाइड करें या 25 से, इसको हम क्या करते हैं, 0 से 0 हटा देते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 6 बार, ये 5 से 5 बार। ठीक है, अब ये 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 त्रिका 9, यानी आपके पास कितना आ गया, 9:5 ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आ गया 9:5 जो इनका रेशियो है। तो अब हमें बताना है कि x + 50 का 18% x के 12% से कितना अधिक है, यानी ये कितना अधिक है, तो ये 5 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना, 4 अधिक है, बताओ ये वाला जो है कितना अधिक है, तो ये वाला 5 है तो ये 9 है, यानी 4 अधिक है, हमने 4 लिखा। किससे अधिक है, x के 12% से। हमें किससे बताना, x के 12%, ये आपको कल भी क्लास में बताया गया था, जिससे से बोलता है उससे हम करते हैं, x के 12% से। तो x का 12% को हमने सॉल्व किया तो हमें 5 मिला है, 5 ये इतना कम है, तो कितना प्रतिशत अधिक हमसे बोला है, अधिक है। तो चलिए आइए हम इसमें क्या करेंगे, इसका 100% निकालेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आया हमारे पास आ गया 80%। हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 80%। बोलो, ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमें x की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पे हमें रख देना था, हमें सॉल्व कर लेना था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, चलिए बस कैलकुलेशन का खेल था। आइए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, चलो इसे समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 है, इसे यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। यदि 270 का x + 25%, देखो जरा इन्होंने क्या बोला है कि यदि 270 का कितना x + 25%, 240 के x% से 20 अधिक है। देखो यहां पे क्या बोला है कि 240 के x% से 20% अधिक है। कितना अधिक है, 20% अधिक है, यानी अपने आप पे सभी 100% होते हैं, ये 20% और अधिक है, यानी कि 120% है। कितना है, 120% है। तो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 120%, 120/100, 0, 2 से काट लो तो 6, इसको काटोगे तो ये कितना, 5, यानी कि 6/5 है। बताओ भाई कितना है, 6/5 है। तो हम चाहें तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाल ली 120 की, 6/5 आई, तो ये कितना 20% अधिक है। तो हम चाहें तो यहाँ पे 120% का भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम सीधे से फ्रैक्शन का ही मल्टीप्लाई करा देंगे, 6/5। ये भी किसकी वैल्यू है, 1/20% की वैल्यू है। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आई कि हमने क्या कर दिया, 20% अधिक था, जैसे वहां पे 25% कम था, यानी 100 में ही 25 कम होगा, 75 बचा था। यहाँ पे 20% अधिक है तो 100 में 100% होगा, 20 अधिक है 120% हुआ। चलिए अब हमें इसी को सॉल्व करना है। आइए तो हम अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 270x होगा प्लस का, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 270 × 25 इक्वल में कितना आएगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास 240x आया और फिर यहाँ पे हमारे पास कितना है, 6। तो हम यहाँ पे क्या 6 का मल्टीप्लाई करा दें, या चलिए हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई, है ना। पहले थोड़ा सा इसको और डिवाइड करते हैं कि भाई ये हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा, 30 से डिवाइड होगा 9 बार, ये 30 से डिवाइड हो जाएगा 8 बार। बताओ इतनी बात समझ में आई, हमने इसको पहले यहीं पे डिवाइड कर लिया। अब चलिए ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 9x प्लस का, यहाँ पे आएगा 25 और या 9 का सीधे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 × 45 का 5 है, यानी कि 225 आएगा, बराबर। इधर देखें तो ये हमारे पास आया है 8x और मल्टीप्लाई में रहेगा 6, और ये 5 का मल्टीप्लाई होगा इधर, इस 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा। इतनी बात समझ गए। चलिए 9 × 45x हो जाएगा ये, प्लस इधर हो जाएगा 225, मल्टीप्लाई में रहेगा ये 5 इक्वल टू इधर हो जाएगा 48x, है ना। ये 45x है, इधर 48x है, ये इधर जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा,
3x बचेगा। 3x इक्वल में कितना रहेगा 25 इंटू में यहाँ पे ये 5। बोलो इतनी में किसी को दिक्कत, किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7 3 का 21 बचेगा, 5 3 15 75 है ना। तो x बराबर कितना आएगा 5 25 का 5, 7 5 35 36 37 आया 375। यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया 375 आ गया। इतनी बात समझ में आई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन में बोला था, जैसे बोला था हमने वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे कुछ इस रेशियो के फुटकर वाले ये क्वेश्चन है, इतना याद रखना। अभी हम लोग परसेंटेज के, सॉरी अभी हम लोग परसेंटेज में अभी मेन चैप्टर पे नहीं पहुंचे, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, ठीक है। चौथे टाइप से हमारे स्टार्ट हो गए। अब ये लैंग्वेज पे ही डिपेंड क्वेश्चन है, बेसिक है। चलिए आइए अब आगे क्या बोला है, तो x प्लस 125 का 12%। अब देखो जरा हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है x प्लस 125 जो होगा, है ना, x प्लस 125 का 12% बोला, x के 10% से कितना अधिक है। तो हम रेशियो लगा लेंगे, x के 10% से कितना अधिक है, ऐसा बोला हमसे। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेंगे। 375 में 125 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 500, क्योंकि हम x की वैल्यू 375 रखेंगे। 375 और 125 हो जाएगा 500। 500 इंटू में हमारे पास है यहाँ पे 12% अनुपात, यहाँ पे हमारे पास है 375 इंटू में 10%। ये परसेंट से ये परसेंट खत्म हुआ, चलिए, है ना, परसेंट से ये परसेंट आपने डिवाइड कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम 25 से देखें तो 25 से ये 20 बार कैंसिल होगा, 25 दूनी 50, 20 बार। 25 से अगर देखें तो 25 एक कम 25 बचेगा, यहाँ पे 12, 125 होगा, 25 पंचे 125, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर हम 10 से देखें तो 10 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 3 से कैंसिल करें तो 4 3 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, यानी कि 4 दूनी 8 आया कितना आपके पास, आपके पास आ गया 8 अनुपाते में 5, 8 अनुपात 5 आया। बताओ 8 अनुपाते 5, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो क्या बोला है, से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो कितना अधिक है यहाँ पे 3, कितना अधिक है 3 अधिक है। कौन अधिक है, ये वाला x प्लस 125 का 12%, x के 10% से कितना अधिक है। तो देखो ये 8 है, x प्लस 125 का 12% जो 8 आया है, ये 8 है, इसका ये 5 है, यानी ये कितना अधिक है 3 अधिक है। किससे अधिक है, x के 10% से कितना अधिक है, हमसे ये पूछा है। तो x का 10% क्या है 5 है, इंटू 100% क्या, 5 से डिवाइड करोगे, 5 दुनाई 10, 20 आया, है ना। तो ये कितना आ गया 60%। कितना परसेंट अधिक है, हमें परसेंट लगाना था, हमने लगा दिया, डी नंबर हमारा आंसर 60%। कोई दिक्कत नहीं हुई, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे। चलिए आगे बात करें, आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए इसको देखते हैं, यहां से हमारा टाइप नंबर 4 है। अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे अपने रियल परसेंटेज क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए, ये है हमारे पास जिसे हम बोलेंगे टाइप नंबर 4। ये क्या है, ये हमारे पास टाइप नंबर 4। चलिए अब इसकी बात कर लें टाइप नंबर 4 की। चलिए आइए पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है तो हमें क्रम खुद पता चल जाता है। जो नहीं पता चलता तो जब किया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो आप वहां पे नजरें रखा करो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा रहा है, क्या है ना। चलो, जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है, जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और हर में इतने की वृद्धि की जाती है, तो यह 5/14 हो जाता है। अंश ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, आपको बताया गया जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि हो जाती है। देखो भिन्न आपको पता है, भिन्न आपको अच्छे से पता होगा कि क्या होता है, x अपॉन का y, ये होता है। तीनों ने क्या बोला, ये ऊपर जो होता है ये हमारा अंश होता है, इतना आपको पता है ना, ये हर होता है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है आपको पता है, इतनी बात तो पता है, अंश और हर जो है। चलिए, तो अब हमें क्या बोला है, अंश में 25% की वृद्धि की गई। देखो 25% की वृद्धि की गई का मतलब क्या है, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, है ना। अगर 25% की वृद्धि की गई है, मतलब कि वो 4 था तो उसमें 1 की वृद्धि कर दी गई है, यानी कि अब वो 5/4 है। बताओ इतनी बात आपको समझ में। चलिए आइए अब हम यहाँ पे करते हैं,
कि भाई x अपॉन वाई है, तो हमें यहाँ पे x यानी अंश में कितने की, इसको अंश मानेंगे, अंश में कितने की वृद्धि की गई है कि वो पहले 4 था उसमें 1 की वृद्धि कर दी गई तो अब वो 5 है। यही तो आपको बताया गया था इसके पहली वाली क्लास में। आपको पता होगा कि कमी या वृद्धि, लाभ या हानि बोलेगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करेंगे। हमसे वृद्धि बोला था तो हम ऊपर वाले को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बात समझ गए। कमी बोलता तो हम माइनस करते, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए ये बात हुई। आगे क्या बोला है, हर में कितना बोला है, 31 सही 1/4%। ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन इसका नहीं याद होगा क्योंकि ये चार्ट के बाहर है, तो हम इसको जनरली सॉल्व कर लेंगे। तो 31 का 4 का गुणा करोगे, 4 3 12 और 4 एकम 4, यानी कि 124 होगा। 31 चौके 124 और एक ये जुड़ेगा 125। परसेंटेज हटाएंगे, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। ठीक है, 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 पंचे 125 और ये 25 चौको 100। बताओ, ठीक है, यही बात तो है। चलिए, तो यहाँ पे कितना आया, 5/4 आया, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, इतना ही तो आएगा 125/100, सॉरी 4 है ना हमारा, 1 सेकेंड। चलिए देखिए, हमारे यहाँ पे ऊपर आया 125, नीचे ये 4 है। परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और ये 4 4 16, यानी कि 5/16। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। यानी कि पहले वो 16 था, अब उसमें 5 की वृद्धि और हुई है हर में, यानी कि पहले वो 16 था, 5 की वृद्धि और की गई है, तो 16 5 हो गया 21, यानी इतना हो गया। तो ये किसके बराबर हो जाता है, 5/14 हो जाता है, 5/14 हो जाता है। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अंश में हमने 25% की वृद्धि की, यानी पहले वो 4 था तो अब 5 हो गया है। हर में हमने 31 से 1/4 की वृद्धि की, यानी पहले वो 16 था तो अब 21 हो गया है। तो ये किसके बराबर हो गए, 5/14 हो जाते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा, ऊपर x अपॉन में y। आपको एक बात अच्छे से पता है कि जब भी हमारे पास a अपॉन b अपॉन में c अपॉन d होता है तो इनका मल्टीप्लाई होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो 5 है और जो 21, 5 और 16 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऊपर ये 5 रहेगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। बात समझ गए। और ये जो 21 है, जो हमारे पास 21 है, तो ये तो यहीं पे रहेगा, यानी ये जो नीचे 16 है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, इनका ऐसे, है ना। तो देखो 4 गुणे 21 और ये 5 गुणे 16। बात आप समझ गए, ठीक है। चलो, क्योंकि जब भी कोई भी भिन्न दी होती, अगर मान लो ऊपर सिर्फ 5 दिया होता और नीचे दिया होता 21/16, तो हम हमेशा इसके नीचे ही तो मानते हैं एक, तो हमारे पास फिर इस तरीके से बनता, यानी हमारा इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। आप ये याद रखना, इस तरीके से जब हम बदलते हैं तो जाता है बीच बीच का गुणा, ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई, वही हमने यहाँ पे किया है। तो ये बराबर है किसके, 5/14 के। चलो, इसको डिवाइड कर लेते हैं। इस 5 से ये 5 चला जाएगा, 4 से ये 4 बार कैंसिल होगा, ठीक है, 7 से ये 2 बार कैंसिल होगा, 7 से ये 3 बार कैंसिल होगा। इतनी बात समझ गए। चलिए, x को यहीं रहने देते हैं, y को यहां करते हैं, बराबर ये 4 जो है इधर जाएगा, यानी पहले हम 3 को भेज देते हैं, तो 3 तो हमारा ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे आएगा, 4 दूनी 8, यानी क्या आ गया आपके पास, 3/8। x अपॉन वाई कितना है, 3/8। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 3/8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, बस हमें लैंग्वेज को समझना था, आसानी से हमें सॉल्व करना था, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें। ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ गए। चलिए, कुछ नहीं था, अंश में 25% की वृद्धि और हर में 31 से 1/4% की वृद्धि हुई है। तो आपको इतना पता है, जब भी कमी या वृद्धि होती, जिन्होंने दूसरी क्लास, इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है, वो जरूर देख लें, यानी कहने का मतलब तीसरे नंबर वाली क्लास, वो जरूर देख लें। उसमें सारा कुछ बताया जाए, कमी वृद्धि हो तब क्या होगा, है ना, संख्या में इतना वृद्धि की जाए तो कैसे होता है, वो सारा कुछ बताया जा चुका है। चलिए आइए, है ना, हर एक क्लास में वो बताना संभव नहीं होता है। आइए, चलिए इसे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। आ जाओ भाई। चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान, ये रेशियो में किया जा चुका है। जिन्होंने रेशियो पढ़ रखा है ना, जिन्होंने हमसे रेशियो पढ़ रखा है, उन्हें ये क्वेश्चन अच्छे से जो है पता होगा। ठीक है, उन्हें ये क्वेश्चन अच्छे से पता होगा कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है
कि एक पुस्तकालय एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि की जाती है। तो वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने माना कि पहले क्या था, मैथ है, अनुपात लगाएंगे फिजिक्स, अनुपात लगाएंगे केमिस्ट्री। इसका अनुपात कितना है? 8 है, इसका 8 है, इसका अनुपात कितना है? 5 है, इसका अनुपात कितना है? 9 है। इतनी बात आप समझ गए। तो अब क्या किया गया है, 8 वाले में 10% की वृद्धि हुई है, 5 वाले में 5 की और 9 वाले में भी 5 की। यानी अगर हम बोले इसमें कितने की 10% की वृद्धि की गई है, यानी पहले तो अपने आप पे 100% होगी, 10% की और वृद्धि कर दी गई, यानी कि ये अब कितनी है? 110% है। देखो यहाँ पे आप परसेंट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा। नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 5 वाले में कितने की वृद्धि हुई है? 5% की वृद्धि हुई है ना। तो हम क्या करते हैं, 100 अपने आप पे 100 तो होगा ही, 5% की और वृद्धि हो गई तो 105% परसेंटेज लगा लो। ये तो कट जाना है, चाहो तो लगाओ चाहो तो ना लगाओ। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे 9 है। चलिए तो यहाँ पे 5 में 5 की परसेंट की वृद्धि की है तो 105% हो जाएगा ये अनुपात। 9 में भी 5 की वृद्धि की है तो ये भी 105%। चलो इतना ये हो गया वृद्धि के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे तो परसेंटेज से ये परसेंट से ये परसेंट से ये परसेंट खत्म हो गया। अब अगर हम देखें तो ये किससे डिवाइड हो रहे हैं? एक सेकेंड, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं पहले। अगर हम इसको डिवाइड करें 5 से तो कितना, 5 दूनी 10, हंसी लगेगा एक, 5 दूनाई 10, 5 से इसको कैंसिल करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से इसको करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, है ना। अब अभी कुछ कैंसिल नहीं होना है तो इसका मल्टीप्लाई करा दो, 8 दूनाई 16, 8 दूनाई 16, 1 17 अनुपात 5 दूनी 10, यानी 20 पंचे 100 और 1 105, 105 ही होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है 105। इधर 9 दूनी 18 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, 189। बताओ तो नया रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगा, 176 अनुपात 105 अनुपात 189, और यही हो जाएगा आपका आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन था, बस वृद्धि कर दी गई थी, रेशियो दिया था, वृद्धि के बाद नया रेशियो पूछा था, बिल्कुल सिंपल था, जो वृद्धि की गई उसका मल्टीप्लाई करा दो, हमारा आंसर आ गया, है ना। अभी अगर और कट रहे होते तो हम काट देते, हमने यहाँ पे इसलिए पहले काट लिया क्योंकि यहाँ ना काटना पड़े, यहाँ काटना थोड़ा ट्रिपिकल हो जाता, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती है ना। चलिए ये बात हो गई, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से कि भाई अगले क्वेश्चन पे हमारे पास क्या है, एक परिवार है। चलो एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल का व्यय 12:8:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 20% और 40% की वृद्धि हो गई। इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो इसमें भी अगर आप अपना दिमाग लगाओ तो मानो कि अगर ये ऐसे अगर आप मान लो 12:8:5 है तो इनमें हमें वृद्धि करनी है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो अब 12 में कितने की 50% की वृद्धि हुई है तो 12 का 50% निकालोगे, 0 0, है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 6 बार यानी 6 की वृद्धि हुई तो ये कितना आ गया, 18 आ गया। 12 में 6 की वृद्धि हुई, 18 आ गया। 8% का 25% निकालोगे, देखो अभी समझो इसको, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से 2 बार यानी 2 की वृद्धि हुई है तो 8 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 का 40% बोला है, चलो आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 5 का 40% बोला है तो हम 5 का 40% निकाल देंगे, 0, 5 दूनी 10, 2 से 2 बार यानी इसमें भी 2 की वृद्धि हुई है तो 5 2 7। देखना अभी ये रफली एक बार समझ लो, है ना। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अब हमने क्या किया, अगर चलो थोड़ा इसको हम अच्छे से ही लिख देते हैं। ये यहाँ पे कितना 8 में 2 आया है तो 10 हो गया है। चलो हमने क्या किया, रेशियो हमारा 12:8:5 था, इनके अनुपात में है। इन वस्तुओं के हमने क्या किया, इसी को हमने मूल्य मान लिया और इसी में हमने वृद्धि कर दी। अब यहाँ पे हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि जो भी परसेंटेज दिया था वो हमारा डिवाइड हो गया और हमें पॉइंट में नंबर नहीं मिले,
है ना। तो हम इसको एक बार ऐसे भी कर लेते हैं, नहीं तो एक दूसरा भी तरीका है उसे भी समझेंगे, है ना। हमने इसका इसमें 12 में 50% की वृद्धि हुई, हमने 12 का 50% निकाला 6 आया, यानी इसमें 6 की वृद्धि हुई 18 हो गया। 8 का हमने 25% निकाला 2 आया, हमने 10 बढ़ा दिया, 2 बढ़ाया 10 हुआ। 5 में 40 की वृद्धि हुई, 5 का 40% निकाला 2 आया, हमने 2 बढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर इनको जोड़ो तो 12 8 20 और 5 25, यानी कि इनका व्यय पहले 25 था। बताओ, जब बढ़ा नहीं था तब इनके पास कितने रुपए खर्चा हो रहे थे? 25। जब इनका परसेंट बढ़ा दिया गया तो 10 और ये कितना, 18 और 10 28, 28 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा? 35। ये वृद्धि हो गई। तो अब अगर देखें हम तो कितने की वृद्धि हुई है, हम देखें अगर तो 25:35 अगर हम लिखें तो अभी तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 25 और 7 बना 35, यानी 5:7 है। कितने की वृद्धि हुई है? पहले 5 था अब 7 हो गया है, 2 की वृद्धि हुई है। किस पे वृद्धि हुई है? इस वाले व्यय पे, पहले वाले व्यय पे ही तो वृद्धि हुई है। तो हम पहले वाले व्यय का 5 लिखेंगे इंटू में हमें क्या बताना है? 100% बताना है। तो 5 का हम यहाँ पे 5 चौको 20, यानी कि हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, है ना। हमें इसका निकालना था, हमने 5 और 2 हुआ या 2 नीचे हमने 5 रखा, यहाँ पे हमने 100 रखा, है ना। प्रतिशत तो इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने की 100 किया हमने, 5 दूनी, है ना, 5 दूनी 10, 20 आया, 2 दूना 4, यानी कि 40% की वृद्धि हुई, है ना, 40%। देखो आ गया आंसर आपका, ठीक है। आंसर आ सकता है, लेकिन इसको जो लोग भी इससे करना चाहते हैं आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करो, कोई एतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आंसर आएगा आपका, ठीक है। लेकिन जिन्हें, है ना, कभी कभी आपका देखो क्या हो सकता है, कभी कभी इसको आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलो इसको हम हटाते हैं, या चलो नेक्स्ट पेज लेके आपको एक दूसरा तरीका समझाते हैं। देखो हमारे पास व्यय क्या था, व्यय हमारे पास कितना है? व्यय हमारे पास 12 8 और 5। पहले इनका व्यय है 12, एक का 8 है, इसका 5 है, ऐसा व्यय है इनका व्यय का, है ना। गेहूं क्या दिया है, जो भी दिया है, गेहूं सब्जी और तेल का व्यय। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में कि हम हमेशा या तो इन्हीं को व्यय मान लो, इन्हीं को खर्चा मान लो आप, या तो हम क्या करते हैं इसमें हम 100 मान लेते हैं, इसको 1200 मान लेते हैं, इसको 800 मान लेते हैं, इसको हमने 500 माना। हम ऐसा इसलिए मान सकते हैं क्योंकि जब हम इनको बटे में रखेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाते हैं, यानी रेशियो में अगर आपको पता है अगर जो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वही सभी के साथ अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो कट जाना है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। 100 का मल्टीप्लाई कर दो आप, 10 का मल्टीप्लाई कर दो आप, 1000 का कर दो आप, कितने का भी कर दो, बस सेम का मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर का सभी रेशियो के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमसे पहले में बोला 50%, तो अगर हम 1200 का 50% निकालें, देखना जरा, अगर हम 1200 का 50% निकालें तो आपको पता है 2 जीरो कम हो जानी, 12 पंचे 60, यानी आपके पास 600 रुपए की वृद्धि हुई, यानी यहाँ पे कितने का वृद्धि हुई है? प्लस 600। तो 12 से 600 बढ़ाया हमने, 1800 आया, 1800 हो गया अनुपात है। 800 वाले में कितने की वृद्धि हुई थी? देखते हैं, 25 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 25 की। तो हम 800 का 25% निकाल दें क्या, 25/100, 0 0, तो 5 8 5 40, 0 4 8 दूना 16 और 4 20, 200। यहाँ पे हमारे पास 200 की वृद्धि हुई है, तो 800 से कितना हो गया? 1000 के। बात आप समझ गए। चलिए 500 वाले में कितने की वृद्धि हुई है? 500 वाले में 40% की वृद्धि बोला है क्वेश्चन में, हम इसमें 40% निकाल के बढ़ा देंगे, 5 को 20, 200 इसका भी आया, इसमें हमने 200 बढ़ाया तो कितना आया? 700 आया। अब देखो जरा, वही सेम खेल है, हमें कुछ नहीं करना, सेम चीज है। हम इनको जोड़ेंगे तो 12 8 20 और 5 25, यानी इनका व्यय कितना है? 2500। देखो वही 2 जीरो तो बड़ी जो हमने माना, कोई दिक्कत नहीं है, 2500। अब अगर देखेंगे तो 18 10 28 और 7 35, यानी 3500। तो देखो पहले व्यय 2500 था, अब व्यय हो चुका है 3500, ठीक है। तो हम इनमें पहले तो 2 जीरो हटाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 से डिवाइड होगा 7 बार। कितने की वृद्धि हुई है? 5 से 7 हुआ है, 2 की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है? इस 2500 पे, पहले वाले व्यय पे बढ़ के इतना हो गया, तो हम 5 को नीचे लेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो भाई आपके पास आएगा तो वही 40% ही। बताओ,
तो आप हमेशा इस वाले से करो, आप कुछ ना कुछ उनको मान लो। जब भी कुछ देना, व्यय हमारा इतना, ये हमारा इतना है, तो उनको कुछ ना कुछ आप मान लो। मानने से क्या होगा आपका कि आप अगर जैसे कि यहाँ पे हमने किया, हमने डायरेक्ट भी तो कर लिया, इन्हीं को व्यय मान के हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी क्या होता, अगर परसेंटेज निकालने में पॉइंट में आ जाता तो आपको दिक्कत खड़ी हो जाती, पॉइंट में सॉल्व करने में कैलकुलेशन हो जाता, आप कर तो लेते, लेकिन मान लो कभी अगर बाई मिस्टेक गड़बड़ हो गया, आपको पता है कैलकुलेशन में अगर पॉइंट कभी गड़बड़ हो जाता है, प्लस माइनस भी हो जाता है, तो फिर पूरा दिमाग का दही हो जाता है। इसलिए आप हमेशा ऐसे कर लो कि जब भी व्यय दे, है ना, यानी हमें मूल्य मानना हो कुछ, इस हिसाब से आप अंदाजा खुद लगा लो कि भाई हमें व्यय किस में होगा, व्यय रुपए में होगा, रुपए में खर्चा करोगे आप, तो आप उनको मान लो ना कि 10, अगर 10 ही मान लेते, 120 मान लेते, है ना, हमने 100 ऐड कर लिया, 1200, 500 ऐसे कर लिया, 800 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। इनको जोड़ेंगे, ये पहले का व्यय, जो बढ़ाने के बाद हमने जोड़ा ये बाद का व्यय, है ना। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। किस पे ये बढ़त हुई है, 2500 पे बढ़त हुई है, तो 2500 वाले को नीचे रखा, 100 का मल्टीप्लाई हो गया। दोनों तरीके आप कर सकते हो, है ना, इससे करोगे बेहतर है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, आ जाओ 16 नंबर, इसे एक बार ध्यान से पढ़ो 16 नंबर को, ठीक है। आ जाओ 16 नंबर, बी सी डी और ई के वेतन। देखो जरा, यहाँ पे जो बी है, सी है, डी है और ई है, इन सभी का वेतन कितना है, 2, 3, 4 और 5, है ना। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की जाती है यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है। अब देखो, हमें इसी पॉइंट को पकड़ना है। अब उनसे हमें लेना देना नहीं है, बढ़ा हुआ है, हम क्या करते, अगर हमें बढ़ाना होता, वेतन क्रमशः है, तो हम इनको मान लेते कि भाई पहले वाले का वेतन 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, 2 का। अब देखो यहाँ पे अगर 2 का 20% निकालोगे, कैसे निकालोगे, हो सकता है निकला है, हो सकता है पॉइंट में दिक्कत हो, तो आप वेतन है तो आप मान लो ना, आप 20 मान लो, 10 ऐड कर दो, 20, 30, 40, 50 मान लो, अब 200, 400 मान लो, सबका बढ़ा दो, तो देखो आप कोई दिक्कत नहीं है। डी था, अगर डी को आप मानते 400, एक सेकंड के लिए देख लो, तो इस वाले में कितने की वृद्धि हुई थी, 40 की वृद्धि हुई थी, है ना। 0, 0, 0, 4 चौको 16, 160 की वृद्धि हुई। किस पे वृद्धि हुई, ये 400 वाले पे, तो आया तो आपका 560 ही ना, 560 ही तो आया जो इन्होंने बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप 100 मान लो, आप 4 मान लो, 5 मान लो, कुछ मानना है मान लो, है ना। लेकिन अभी इसीलिए आपको बताएगा हमेशा आप 100 का मल्टीप्लाई करके मानो, जब भी वेतन या खर्चे या रुपए का मैटर है तो, है ना। चलो, तो हमने क्या देखा कि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है। देखना जरा, डी का बढ़ा हुआ वेतन जो है वो 560 है, बात को समझना, बढ़ा हुआ वेतन 560 है, यानी अगर 100% की बात करें तो वो कुछ और होगा, लेकिन बढ़ा हुआ वेतन क्या है, 40% ऐड होने के बाद 560 है, यानी कि 100% की वैल्यू ये नहीं है, ये 40% बढ़ा के, यानी कि 140% की वैल्यू है ये। तो 560 किसकी वैल्यू है, 140% की वैल्यू है, तो 100% क्या, हम यहां से डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 14 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 14 चौको 56, 40 आया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डी बराबर 400 आया। हमने इसको क्या कर लिया, देखो यहां पे आप जिसका मल्टीप्लाई करोगे वो आपको मिलेगा। आपने 100% का मल्टीप्लाई किया तो डी का 100% मिला, यानी 400 मिला। लेकिन ये जो 560 वैल्यू थी ये 40% एक्स्ट्रा थी, 140% की वैल्यू थी, हमने 100 का वैल्यू कराया तो 100% मिला, यानी कि ये 100% है, इसमें किसी भी प्रकार की बढ़त नहीं है। ये बढ़ाने के पहले वाला रेशियो है, 560 रुपए है। तो बी सी डी ई का मूल वेतन का योग बताओ, मूल वेतन, मूल वेतन मतलब पहले वाला, परसेंटेज बढ़ने के पहले, बढ़ने के बाद तो नया हो जाएगा, बढ़ने के पहले बताना है। तो हम एक काम क्या करेंगे, हमें डी का मूल वेतन मिल गया, बात को समझना, डी का मूल वेतन मिल गया और डी की मूल वैल्यू 4 है, मूल वैल्यू 4 ही तो है। तो आप क्या करोगे, इस 400 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी, 1 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो मूल वेतन मिल जाएगा। तो उससे बेहतर यह है कि 400 में आपने 4 का भाग दिया, 1 की वैल्यू पता हुई, तो इन सभी को जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 का मल्टीप्लाई करा दो भाई, 14 इससे तो है ये, 1 की वैल्यू करोगे फिर 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा मल्टीप्लाई करो, 4 का ये 100, 14 का मल्टीप्लाई हुआ 1400, यानी उनका मूल वेतन कितना था, 1400 था।
कोई दिक्कत नहीं है, हमें 100% पे खेलना है हमेशा। किस पे? 100% पे खेलना है। प्रतिशत मतलब 100%। हमें बोला बढ़ा हुआ वेतन 560 है, यानी बढ़ाने के बाद वो 560 है, तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। हमें 100% से मतलब है, क्योंकि मूल वेतन बोला है। नया वेतन पूछा होता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। यहीं पे ध्यान दो, अगर हमसे नया वेतन पूछता तो हम यहाँ पे ये कर देते कि 560 नया था, बढ़ने के बाद ही तो था, तो 560 को हम 4 से डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करके हम इन सभी को बढ़ाना पड़ता, इन सभी को बढ़ाना पड़ता, या हमें एक बढ़ा हुआ मिल गया कोई दिक्कत नहीं, हम 14 का मल्टीप्लाई करते, 4 से डिवाइड करते, 4 एक कम 4, हासिल लगा 1, 4 चौको 16। अब हम 14 गुणे 14 करते, हमारा आंसर आ जाता 14 चौको 56 का 6, 5, 14 एक कम 14, और कितना होता, सॉरी यहाँ पे जीरो भी तो आएगा, 14 चौको 56 का 6, हासिल लगा 5, 14 एक कम 14, 5 19, 1960 आ जाता परसेंटेज बढ़ाने के बाद। कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो हमें पुराने बात है, हमें मूल वेतन से मतलब रखा था, इसलिए हम 100% पे गए, 100% उसका मूल वेतन था, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। आप प्रैक्टिकली समझा करो क्वेश्चन को, अपने से रिलेट किया करो, तब मजा आएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, आपने अगर, है ना, इतना भरोसा है कि आप अगर इतना परसेंटेज पढ़ लेते हो, ये सारे टाइप पढ़ लेते हो, तो आप परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो भाई, 100% में से 4-5% तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको अपनी प्रैक्टिस से ही आते हैं, कॉन्सेप्ट से कुछ होते वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा तोड़ के क्वेश्चन दे देते हैं, वो अपने दिमाग से, अपने सोचने की क्षमता पे वो डिपेंड करता है। नहीं तो ऐसे तो हर व्यक्ति 100% नंबर लेके आ जाएगा। तो हर एक चैप्टर में 4-5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके होते वही है, लेकिन उसमें आप वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपके, जब प्रैक्टिस करोगे तो उनको भी कर ले जाओगे, है ना। इसलिए हमेशा एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बुक रखो, किसी भी पब्लिकेशन की रखो यार, लेकिन रखो, क्वेश्चन करने से मतलब है। क्या मतलब है, कहाँ की है वो, चलो आ जाओ, चलो बात करते हैं आगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ये देखो, टाइप नंबर हमारे पास बोले तो कौन सा है, टाइप नंबर चौथा है, ठीक है। टाइप नंबर चौथा है क्या है, टाइप नंबर चौथा है क्या, एक बार देख लेते हैं पीछे हमने कितने टाइप कर लिए हैं। टाइप नंबर 4 तो हो चुका ना भाई, ये टाइप नंबर 5 होगा। आ जाओ, ये टाइप नंबर 5 है। चलो, अब ये टाइप नंबर 5 है, इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं कि भाई पास और फेल और जो मार्क्स वाले, ये वाले पास फेल मार्क्स नंबर वाले, अब हमारा परसेंटेज स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोग सीरियस होकर पढ़ सकते हैं। चलिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी 340 नंबर आपको प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण किया गया। देखो, 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी आप 340 में पास हो गए, लेकिन छात्र को 244 अंक मिले हैं। कितने? 244, यानी पासिंग मार्क्स से कितने कम है, 10 में से 4 गया, 6 बचा, इधर 3 बचा, एक हासिल लोगे, यानी कि 13 में से 4 गया, तो आपके पास कितना बचा, 9 बचा, 9 बचा, 96 नंबर उसके कम रह गए। तो बात को समझो जरा यहाँ पे कि 340 पे वो पास होता, लेकिन उसे 244 नंबर मिले, तो वो रह कितने से गया, 12% से अनुत्तीर्ण हो गया, 12% से पास होने पे रह गया, यानी वो 96 नंबर से रहा। और यही तो 12% की वैल्यू है भाई। अगर यहाँ पे देखें तो वो 96 नंबर से रहा है, और वहां पे बोलने के अनुसार उन्होंने परसेंटेज पे बोला 12% से, तो यही 12% बराबर ही तो 96 है। 96% से अनुत्तीर्ण हुआ, और हमने नंबर से कैलकुलेट किया तो 96 नंबर से, यानी 12% बराबर 96। तो हमें बोला एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं का मतलब क्या है, पूर्णांक, 100%। भाई एक व्यक्ति को, जैसे आप पेपर में बैठे हो तो आपको कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, हाई स्कूल इंटर को याद करो, आपको पूर्णांक के बराबर ही तो प्राप्त हो सकते हैं, 100 नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर, उससे ज्यादा तो नहीं ना। तो वही पूछा है, पूर्णांक ही। तो देखो, ये 96 किसकी वैल्यू है, 96 वैल्यू है इस 12% की, तो 100% की वैल्यू क्या, ठीक है, बताओ। तो अब आप डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करोगे, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, तो यानी कितना आया, 800 आया, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितने थे, 800 था।
भाई उतने ही तो किसी विद्यार्थी को प्राप्त हो सकते हैं। अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं? उसको 800 से ज्यादा किसी भी विद्यार्थी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूर्णांक ही 800 का है। आप इतना याद रखना, यहाँ पे जो रखते हो 100% रखा तो आपको उस परीक्षा का 100% नंबर मिलेगा, यानी कि पूर्णांक मिलेगा। बात आप समझ गए? आसान था ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 340 में पास होना था, उसे 244 मिले, 96% से रह गया, 96 नंबर से रह गया। परसेंटेज में बोले तो 12%, तो 12% बराबर 96, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आ जाओ आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात अगर हम करें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। चलिए भाई पढ़ो जरा। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। कितने? 20%। 20% अंक प्राप्त किए और वो 25 अंकों से रह गया, यानी जितने उसको चाहिए उससे 25 नंबर वो पीछे है, 25 अंकों से रह गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता, यदि वो 50% अंक प्राप्त करता तो 20 अंक अधिक मिलते उसे। कितने मिलते? 20 अंक अधिक मिलते। तो अधिकतम प्राप्त होते। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है? परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है? यहाँ पे अब हमसे क्या बोला है? उत्तीर्ण अंक बोला है। उत्तीर्ण अंक मतलब पासिंग मार्क्स। हमसे पूर्णांक नहीं पूछा, ये याद रखना, हमसे पासिंग मार्क्स पूछा है, यानी कि उत्तीर्ण अंक पूछा है। कितने में परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, ये आप हमेशा याद रखो, है ना। तो उत्तीर्ण अंक कितने हो सकते? इस तरीके का जब भी क्वेश्चन मिले कि 20% पाया 25 से रह गया, 50% पाया 20 नंबर ज्यादा मिल गए उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम इनका अंतर लेते हैं। इसका अंतर कितना है? 30% का। इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 45 का। 45 का अंतर क्यों है? आप खुद सोचो कि आपके भाई के नंबर आप क्या है, पूरा जितने में पास होना था उससे 25 नंबर पीछे है। ध्यान से समझना। मान लो कि आपको पास होने के लिए यहाँ पे है इतने नंबर चाहिए, आपका भाई इससे 25 नंबर पीछे है, और आप कितने पा गए? जितने पास होने के लिए चाहिए था उससे 20 नंबर आप ज्यादा पाए। तो कितने की गैपिंग हुई? यहां से 20 इधर 25 इधर, यानी 45 की डिफरेंस हुआ। ये हमेशा याद रखना, नंबर लाइन, ठीक है। आप -25 में है आपका भाई, आप क्या हुए? पासिंग मार्क्स तो पाए ही, लेकिन उससे भी 20 नंबर ज्यादा। तो पासिंग मार्क्स से 20 नंबर आप ऑलरेडी ज्यादा है, अपने भाई से 25 नंबर ऑलरेडी ज्यादा है, तो 45, है ना। चलो तो ये डिफरेंस आया 45। चलो भाई, तो ये 45 किसकी वैल्यू है? ये 45 है इस 30 की वैल्यू। बात को समझना, इस 30 की वैल्यू है, तो हम अगर 100% का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दे, ठीक है, तो 15 दूनी 30, 15 ते 45, 2 से अगर हम काट देंगे इसको तो 5 दूनी 10, 5 तीन 15, यानी कि 150 आया। तो ये 150 क्या आया? हमने यहाँ पे अगर 100% का मल्टीप्लाई कराया है तो ये पूर्णांक आया। ये हमारे पास क्या आया? जब भी हमने 100% का मल्टीप्लाई कराया तो ये पूर्णांक आया। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि उत्तीर्ण होने वाले अंक, पासिंग मार्क्स बताने, हमें ये पूर्णांक नहीं बताना। तो ध्यान से समझो जरा, कितने? 150। भाई पूर्णांक 150 का है, तो 150 में अगर 20% अंक प्राप्त किए राजीव ने, 150 का 20% निकाल दो। 150 का 20% निकालोगे, यानी कि 20/100। एक जीरो से 15 दुनाई 30, 30 नंबर उसने प्राप्त किए हैं। बात को समझना, पास होने वाले जो मार्क्स थे तो उसमें से राजीव ने 20% नंबर प्राप्त किए, तो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी अगर वो 25 नंबर और पा जाता तो वो पास हो जाता, यानी कि 55 नंबर का पासिंग मार्क्स था। पासिंग मार्क्स क्या थे? 55 नंबर थे। बात समझ में आई क्या? अगर आप निकालना चाहो, ठीक है, अगर आप निकालना चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 150 में अगर राजीव को, है ना, यदि वह 150 में अगर वो 50% नंबर पा जाता है, यानी 50/100, तो 15 पना 75 नंबर, तो वो क्या होता है? तो वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। यानी कि ये जो उसके 50% है ना, इसमें पासिंग मार्क का 20 नंबर ज्यादा है, पासिंग मार्क से 20 नंबर ज्यादा है, तो हम इसमें -20 कर दो, तो आया तो आपके पास 55 ही ना, यानी कि 55 जो है पासिंग मार्क। बात आप समझ गए? पूर्णांक 150 का था, पूर्णांक में राजीव ने 20% अंक प्राप्त किए, जिसमें से 25 अंकों से पीछे रह गया, तो हमने 150 का 20% निकाला 30,
तो 25 नंबर से पीछे रहा, अगर हम उसको 25 नंबर दे देते तो वो पास हो जाता। हमने 25 दे दिए तो 55 से वो पास था। दूसरा, अगर हमने दूसरा जो उसने बोला दूसरा स्टेप उसको देखें, 150 का अगर 50% राजीव पा जाता है, 50% मतलब 75 नंबर पा जाता है, तो वो पासिंग मार्क से 20 नंबर ज्यादा हो गए उसके पास। अगर हम उससे 20 नंबर ले लें तो पासिंग मार्क तो 55 है ना। तो बात आपकी सेम है, ठीक है, बात आप समझ गए, प्रैक्टिकली समझो, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, कितना, 50% अंक प्राप्त करता है, ये हटा देना यहां से, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है और वो 100 नंबर से रह जाता है, बात समझना। फिर क्या है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए, 78% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है। देखो यहां पे अब नंबर ना देके परसेंटेज दे दिया कि 30% अधिक अंक प्राप्त करता है, बात समझ में आई। यहां पे क्या हुआ है, 78% है, लेकिन हुआ क्या है यहां पे एक्चुअली में कि वो जो है कि वो हमारे पास कितना पा गया है, 30% एक्स्ट्रा। तो देखो बात को समझो पहले यहाँ पे, अब ये पीछे वाले इस क्वेश्चन की तरह तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस है, दिख आपको वैसा ही रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग है भाई, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आ जाओ समझते हैं भाई। देखो 78% नंबर है, बात को समझना जरा। 50% जो पाया वो 100 नंबर से रह गया, लेकिन अन्य उम्मीदवार जो 78% पाता है वो उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त कर जाता है। उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक, जिसने 78% पाए हैं वो उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक पा जाता है, बात को समझे। यानी ये जो 78 है ना, ये किसकी वैल्यू है, 30% अधिक, यानी उसको 100% से वो 30% एक्स्ट्रा, यानी 130% की वैल्यू। आया कुछ दिमाग में, गूंजा कि नहीं। 78% उसने अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने पासिंग मार्क से 30% ज्यादा प्राप्त किए ना, यानी 130%, 130% की वैल्यू है। तो 100% अगर हम करेंगे तो उसका पासिंग मार्क्स मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 0 से 0 और 13 छंग 78, यानी कि 60%, यानी कि कितना, 60%। 60% अगर वो पाता तब वो पास हो जाता, ठीक है, बात समझो, परसेंट आ गया। इस लैंग्वेज को और कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लिया करो। यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं चल रही है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, इतना मान के चलो। ये हमारा फाउंडेशन बैच है ना कि प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट हम लोग बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो अब देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, 10% का। बताओ जरा कितने का है, 10% का। भाई हमने क्या निकाला, ये हमने उसके 100% की वैल्यू निकाली ना। यहाँ पे जो था इसने 100% अपने नंबर पाए, तो ये 100 नंबर से फेल हुआ। इसने अपने 78% में से नंबर, इसने जो पास होने वाले थे उससे 30% ज्यादा पाया था, इसने 30% ज्यादा, तो हमने 100% निकाला। 130% की वैल्यू 78, तो 100% की वैल्यू 60%, यानी उसे 60% चाहिए थे। तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे देखो अंतर क्या है दोनों में, 10% का अंतर है, जो कि 100 के बराबर है। बोलो 10% इस 100 के बराबर ही तो है, बात समझो, इसी 100 का खेला तो है। अगर ये खुद 60 हो जाता तो यानी इसको 100 नंबर और मिल जाते, पास हो जाता है। जब 60 में ये उत्तीर्ण बैठा है तो ये जब 60 पा जाता तो ये भी उत्तीर्ण हो जाता, यानी 100 नंबर का ही खेला है। तो 10% बराबर 100, यानी कि ये 100 किसकी वैल्यू है, 100 ये 10 की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू क्या, तो आप बता दोगे 100% की वैल्यू 1000, यानी उसका जो भी ये पूछा है हमारे पास पूर्णांक है ना, अधिकतम अंक 30% अधिक अंक प्राप्त किए, तो अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक 1000 है। बात समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, बात को समझना है ना। पहले जो हमने किया वो तो हमने डायरेक्ट अंतर लेके कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर भी परसेंट में दिया, तो हमने उस परसेंट को पहले 100% निकाला उसका, कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए, 60% चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। और इसने 50% पाया, 100 नंबर से फेल, यानी 10% में लोचा 100 नंबर का है, हमने वो सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन और थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन, एवरेज वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंक के 3 विषय हैं, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, 100 अंक के 3 विषय, कोई बात नहीं। एक छात्र पहले विषय में 75%, पहले सब्जेक्ट में एक छात्र 75%,
दूसरे विषय में 86%, दूसरे विषय में 86%, और तीसरे विषय में अंकों का प्रतिशत निकालना है तो हमने x% माना, और उसने क्या बोला, उसने कुल मिलाकर 68 अंक हासिल किए हैं। यानी अगर इन सभी का एवरेज देखें तो उसने 68% नंबर प्राप्त किए हैं। अगर इसका टोटल देखें तो हम 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट है। तो 8 3 का 24 का 4, 6 3 का 18 और 2 20, यानी 204% नंबर उसे लाने पड़ेंगे, तब वो पास होगा। देखो बात को समझो, यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगा है, यानी कि औसत बराबर आपका क्या होता है, कुल अंकों का योग, ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पे होता है फार्मूला आपका कुल अंकों का योग, यहाँ पे फार्मूला आपका क्या होता है, कुल अंक। बताओ जरा। तो हमें औसत दिया था 68%, क्या दिया उसने, कुल मिलाकर 68 अंक हासिल किए। यानी उसने जो तीनों सब्जेक्ट में थे ना, कुल मिलाकर उसने 68% जो है वो हासिल किए। यानी एवरेज की बात करें तो 68% था। कुल हमें दिया नहीं था, कुल अंक दिए। अंक कितने थे, यहाँ पे 3 थे, तो हमें कुल अंकों का योग निकालना पड़ा कि वो टोटल कितने पा सकता है। भाई तीनों सब्जेक्ट का तो निकालना पड़ेगा ना कि वो टोटल कितना पाएगा। तो हम इसको इधर भेजेंगे तो यही हमारे पास 68% इंटू 3 हुआ, तो हमें पता चला कि टोटल उसे 204 लाने पड़ेंगे। तब वो क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा, मतलब अगर कहें तो एक तरीके से, है ना। लेकिन हमें 2 का पता था, तीसरे का निकालना था, यानी तीनों में उसे 204 चाहिए। 2 में वो कितने पाया, 6 और 5 11 का 1, 8 8 और 7 15, 15 और 1 16, यानी 161 उसने पाया। 161% नंबर पाया, जबकि उसे 204 पाना चाहिए। तो हम इसमें घटा देंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि 4 में से 1 गया 3, इधर हमारे पास 1 हासिल लेंगे, या 20 में से ही 16 घटा दो तो 4, यानी कि 43% नंबर उसे इस एक्स में पाने चाहिए थे। 43%, 43%। बात आप समझ गए। चलिए ठीक है भाई, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, काफी अच्छे थे। अभी तो ये हल्के डोज हैं भाई साहब, अभी तो ऑक्सीजन भी कम पड़ेगी आप लोगों को। बहुत 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, बात समझो। अभी तो हम 28वें क्वेश्चन पे, 20वें क्वेश्चन पे हैं, आपकी सांस फूल नहीं होगी, है ना। अभी तो हमें 150 करना है। एक अच्छा खासा लेवल आपको देंगे भाई, रेलवे से भी बेहतर एसएससी सीजीएल लेवल का आप एग्जाम दे सकते हो इस क्लास को करने के बाद, है ना। बस आप प्रैक्टिस में कोई भी 2 नंबर की कसर मत रखना, प्रैक्टिस आप जम के करना। जो रेगुलर पढ़ाया जा रहा है उसके आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। शाम को आप क्लास करते हो, क्लास की रेगुलर क्लास करने के बाद प्रैक्टिस करो। उसके बाद दूसरे दिन सुबह होने से पहले जो आपने एक दिन पहले पढ़ रखा है उसको प्रैक्टिस करो, फिर अगले दिन का प्लान करो, अगले दिन पढ़ो। फिर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आप उस चैप्टर के फिर से कहीं से भी उठाओ, क्वेश्चन लगा डालो, जब तक अगला पढ़ेंगे। जैसे इसके बाद हम लोग मिक्सर एलिगेशन पढ़ेंगे, तो जब तक मिक्सर एलिगेशन पढ़ेंगे तब तक आप परसेंटेज के लगाओ, रेशियो के भी लगाओ, देते रहो, भूल ना पाओ। ठीक है, हर हफ्ते में पूछे के रिवाइज करने, तब भाई साहब कुछ होता है। नहीं तो आप पीछे का छोड़ते जाओगे, आगे पढ़ते जाओगे, एक हफ्ते बाद ऐसा लगेगा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, मेमोरी हमारी खाली है, ब्लैंक है, हो गया। प्रैक्टिस मायने रखती है ना। लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये तीनों चीजें बराबर होती है तभी आपको सक्सेस मिलती है। इस मुद्दे पे कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।